नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल नोट्स की जो सीरीज़ है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। और इसके अंदर अपन भारत लोक अर्थव्यवस्था जो आपकी पुस्तक है उसके 100वें अध्याय की आज बातचीत करेंगे, जिसका नाम है मानव की बस्तियाँ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और साथ में अपन जो आपके एमसीक्यू प्रश्न है उनकी भी बातचीत करने वाले हैं। एमसीक्यू प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलो क्लास को करते हैं शुरू। देखो, आज अपना 4था अध्याय है, शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलो एक एक करके आराम से शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मानव की बस्तियाँ, यानी मानव की बस्तियाँ। इससे मतलब क्या है? तो देखो, मानव की बस्तियों से तात्पर्य क्या है कि मानव बस्ती उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर मानव स्थायी रूप से बसा हुआ हो। यानी कोई भी क्षेत्र हो, जैसे मान लो ये क्षेत्र हो और यहाँ पे मानव के स्थायी रूप से बने हुए घर हो, स्थायी रूप से मानव के घर बने हुए हो, उसे कहेंगे मानव बस्ती। यानी ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थान जहाँ पे मानव रहता हो, ठीक है ना, मनुष्य के घर बने हुए हो, और वो भी घर कैसे होने चाहिए? स्थायी, ठीक है ना, स्थायी रूप से घर बने हुए हो उसे कहते हैं बस्ती। दूसरे शब्दों में वह क्षेत्र जहाँ पर लोग स्थायी रूप से रहते हैं एवं अपना जीवन यापन करते हैं उसे मानव बस्तियाँ कहते हैं। जैसे कि अपन कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, आप भी कहीं रहते हैं, तो वो आपके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मानव बस्ती कहलाता है। मानव बस्तियों के मुख्य रूप से दो भाग है। देखो, ये जो मानव बस्तियां हैं इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है ग्रामीण बस्ती में, दूसरा बांटा जाता है नगरीय बस्ती में। देखो, ग्रामीण बस्ती वह बस्ती जो आकार में छोटी होती है, यानी उसका आकार थोड़ा छोटा होता है एवं वहाँ के निवासी मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि अपन ने आपके जो मानव भूगोल, देखो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, आपकी कक्षा जो 12 है इसके अंदर भूगोल की दो पुस्तकें हैं, टोटल दो बुक है, ठीक है ना। एक जो है वो आपकी मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल की पूरी चर्चा अपन ने कर ली है, कंप्लीट वीडियो एंड नोट्स, ठीक है ना, और एमसीक्यू पूरी आपको इस नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। आप जैसे ही कमेंट सेक्शन देखोगे तो आप वहाँ से पूरी देख सकते हो, और पूरे वीडियो भी आपकी प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं। उसके बाद में बात करें आपकी जो कक्षा 12 है, उस कक्षा 12 की जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है, इस इतिहास की जो तीनों बुक है उस तीनों बुक के नोट्स भी कंप्लीट रूप से आपको पीडीएफ में नोट्स तथा एमसीक्यू के साथ में, और इनके वीडियोस भी आपके यूट्यूब की प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किए हुए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ क्लिक करके देख लेना, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। प्राथमिक कार्य का मतलब है ऐसे कार्य जो पर्यावरण से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे कि कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मछली का पालन करना आदि से जुड़े होते हैं, इन्हें ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। उसके बाद में बात करें नगरीय बस्तियां, यानी वह बस्तियां जिनकी संख्या अधिक होती है, यानी जनसंख्या अधिक होती है, जहाँ पर अधिकांश लोग तृतीय यानी सेवा क्षेत्र में जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं नगरीय बस्तियां। अब अपन इस एक चारणी के माध्यम से ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों को आराम से समझ सकेंगे। देखो, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, सबसे पहला आधार है वो है व्यवसाय। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग खेती जैसे प्राथमिक व्यवसायों में लगे होते हैं, यानी यहाँ पे लोग खेती कार्य करते हैं। नगरीय बस्तियों के लोग उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा जैसे द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्य या व्यवसायों में लगे होते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जो ग्रामीण बस्ती है इसके लोग जो है वो आपके प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं, यानी जो प्राथमिक प्रथम सेक्टर होता है उसमें लगे होते हैं। और इसमें जो नगरीय बस्तियों के लोग हैं वो द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर और चतुर्थ जो सेक्टर है उसके अंदर लगे होते हैं। आगे बात करें आकार की, यानी ये बस्तियां छोटी होती हैं, इनमें घरों की संख्या कम होती है। ये बस्तियां बड़ी होती हैं, कुछ नगर तो विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं और इनमें हजारों लाखों लोगों के घर होते हैं। तो आकार के आधार पर बात करें तो गांव की जो बस्तियां होती है वो छोटी होती है और लोगों की संख्या भी इसमें कम होती है, और शहर की बस्तियों की बात करें तो कई लाखों लोग रहते हैं। कुल जनसंख्या की बात करें तो इन बस्तियों में कम लोग ही निवास करते हैं, और इन बस्तियों की अगर बात करें ग्रामीण वालों की तो इसमें कम से कम 5,000 से अधिक तो लोग रहते ही रहते हैं, तभी वो जाकर के ग्रामीण बस्ती, शहरी बस्ती कहलाती है। जनसंख्या पालन की क्षमता, ये बस्तियां बड़ी जनसंख्या का पालन नहीं कर सकती। ये बस्तियां रोजगार के अवसर प्रदान करती है, बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण करती है। आधुनिक सुख सुविधाओं की बात करें तो टेलीफोन, अस्पताल, बिजली जैसी सुविधाओं की कमी होती है, और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। सामाजिक संबंधों की बात करें तो गांव के लोग बाहर आना जाना कम होता है, उनके आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं,
और प्राय सभी एक दूसरे को जानते हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं। और नगर के लोगों की बात करें तो यहाँ बड़ा ही जीवन जटिल होता है और ये आपसी संबंध केवल औपचारिक होते हैं, जो लोग काम आता है उसी से संबंध रखते हैं, बाकी ये किसी को नहीं जानते हैं कि पीछे वाली गली में कौन रहता है, हमारा पड़ोसी कौन है। ठीक है, इस तरीके से आगे बात करें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनके अलग अलग प्रकार है। अपन ने आपकी जो मानव भूगोल वाली किताब है उसमें भी बस्तियों के प्रकारों के बारे में बात की थी, लेकिन वो वैश्विक स्तर की बस्तियों के ऊपर बातचीत करी थी। आज अपन जो पर्टिकुलर बस्तियां देखेंगे वो पूरी की पूरी भारत के संदर्भ में होगी। तो देखो, भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए भौतिक कारक उत्तरदायी है। सबसे पहला है उच्चावास, यानी ये जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनके लिए कौन कौन से कारक जो है वो उत्तरदायी है, यानी किन किन कारणों से ये प्रभावित होती है। तो सबसे पहले वह है उच्चावास की प्रकृति, यानी मानव अपने निवास स्थान ऐसे क्षेत्र में बनाना चाहेगा जहाँ बाढ़ और जंगली जानवरों से सुरक्षा होती हो। कहीं बाढ़ नहीं आए, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे क्षेत्र में घर बनाओगे जहाँ बाढ़ आती हो, या ऐसी जगह कोई बस्ती का विकास करेंगे जहाँ बाढ़ होती हो, बिल्कुल नहीं ना। तो ये एक पहला कारक हो गया। दूसरा है जल की उपलब्धता, यानी कहीं पे अगर पानी मुख्य रूप से मिल जाए तो वहाँ वो भी प्रभावित करेगा। उसके बाद में उर्वरक मृदा, मनुष्य बचने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त हो या उपजाऊ हो। ठीक है, जलवायु की बात करें तो मानव अपने निवास हेतु अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है। मानव हमेशा अपने अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है, ऐसा नहीं कि जिसके प्रतिकूल जलवायु होगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा और वो वहां पे निवास नहीं करेगा। वृहद तौर पर भारत में ग्रामीण बस्तियों को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा जाता है: गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्ती और एकांकी बस्ती। तो एक एक की बात करते हैं आराम से। सबसे पहले बात करेंगे गुच्छित बस्ती। ठीक है, इन बस्तियों के घरों का समूह बहुत पास पास होता है, यानी यहाँ जो घर होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी एक दूसरे से संटे होते हैं इस तरीके से। वो होती है आपकी गुस्सित बस्तियां। इन गांवों में आवास स्थान, खेत खलियान और चारागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। ये बस्तियां आयताकार, अरीय, रेखिक आदि प्रतिरूपों में मिलती है और उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं। सुरक्षा कारणों से बुंदेलखंड, नागालैंड तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियां मिलती है। तो ध्यान रखना, ये बस्तियां बहुत पास पास में होती है। इनके गांवों के आवास स्थान, खेत खलियान, चारागाह स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। और ये जो बस्तियां हैं ये नाम आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड, नागालैंड और राजस्थान में भी इस प्रकार की बस्तियों के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, कुछ बस्तियां यानी आपस में पास पास में सटी हुई है। ठीक है ना, देखो ये सब लोग आपस में सटे हुए ये इस तरीके से। यहाँ पे भी अगर आप चित्र में देख रहे हो तो इनके घर मकान सब छोटी 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 जो बस्तियों में छुपे हुए हैं इस तरीके से। ज़्यादा कोई विकसित नहीं है, नॉर्मल उस तरीके से। आगे है अर्धघुषित बस्तियां। जब मुख्य गांव से अलग होकर वर्ग गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगता है तो उसे कहते हैं अर्धघुषित बस्ती। जैसे ये एक मुख्य गांव है, इस गांव से कुछ थोड़ी दूरी पर जाकर के लोगों के घर और बने हुए होते हैं इस तरीके से। तो ये होती है गुस्सित अर्धघुषित बस्तियां। ऐसा तब होता है जब गांव का ताकतवर वर्ग मुख्य क्षेत्र पर प्रभाव जमा लेता है और निचले वर्ग के लोगों को बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। मुख्य रूप से ये विशाल गांवों के आसपास छोटे छोटे गुस्सों में बसी बस्तियां होती है। इस तरह की बस्तियां गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। तो ऐसी जो बस्तियां हैं गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। आगे है पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियों की बात करें तो पल्ली बस्तियां जो है वो आपके कहाँ पाई जाती है। देखो, पल्ली बस्तियां आपके पाई जाती है, ये बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे समूहों में बस जाती है लेकिन उसी बड़े गांव का ही हिस्सा होती है। इन्हें अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे पल्ली, नगला, ढाणी, पूर्वा आदि। ये बस्तियां छत्तीसगढ़ व हिमाचल की निचली घाटियों में पाई जाती है। बस ये ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाके बस जाती है इस तरीके से। देखो ये छोटा सा बस्ती बना हुआ है इस तरीके से, ये इधर भी छोटी सी बस्ती बनी हुई है। तो ये जो बस्तियां हैं ये कहलाती है पल्ली। ठीक है ना, इस तरह की बस्तियां हैं जो ये पल्ली बस्तियां कहलाती हैं। आगे परिक्षिप्त बस्तियों की बात करें तो ये बस्तियां प्रारूप सुदूर जंगलों या छोटे पहाड़ियों की ढालों या खेतों चारागाहों के आसपास दिखाई देती है। इनमें मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं, लोग अलग अलग एकांकी में रहते हैं। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और अनेक भागों में ये बस्तियां पाई जाती है। तो ये जितने भी अपन ने नाम देखे हैं इनमें अपने लिए ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि परिक्षिप्त बस्तियों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पल्ली बस्तियां ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से। ठीक है ना, अर्धघुषित बस्तियां कहाँ पाई जाती है। तो ये सारे के सारे अपने को नाम थोड़े इसमें देखने पड़ सकते हैं। आगे नगरीय बस्तियों के प्रकार। देखो, भिन्न युगों में
उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। ये नगरीय बस्तियों के प्रकार हैं। नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ गतिविधियों से संबंधित है, और लंदन नगर को विश्व के प्रथम नगर बस्ती के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले अपन प्राचीन नगर की बात करेंगे, फिर मध्यकालीन नगर और फिर आधुनिक नगर। देखो प्राचीन नगर, देखो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निभाने वाले ऐसे अनेक नगर हैं। इसमें अधिकांशों का विस्तार जो है वो धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इसमें से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयाग, इलाहाबाद और पाटलिपुत्र, पटना और मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण भी अपने को देखने को मिलेंगे। यानी प्राचीन संस्कृति की दृष्टि से देखें तो वाराणसी है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, मदुरई है, ये सारे के सारे। मध्यकालीन नगर की बात करें तो वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसमें अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किले, नगर निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों के रूप में, इसके अंदर बात करें तो दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, नागपुर, ये प्रमुख मध्यकालीन नगरों से संबंधित है। आधुनिक नगरों की बात करें तो अंग्रेज और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि को व्यापारिक पतन के रूप में विकसित किया, इसलिए ये आधुनिक नगर भी माने जाते हैं। भारत में नगरीकरण से तात्पर्य, देखो भारत की जनगणना नगरों को 6 भागों में वर्गीकृत करती है। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले केंद्रों को प्रथम नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वालों को महानगर कहा जाता है, और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को मेगा नगर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अपने ये 6 कौन कौन से ये देखते हैं नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, उसके अंदर ये सारे के सारे आ जाएंगे। देखो प्रशासन, शहर और नगर। देखो उच्च क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहर को प्रशासन नगर कहा जाता है। ऐसे शहर जो प्रशासन व्यवस्था को संभालते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, शिलोंग हो गया, गुवाहाटी हो गया, इम्फाल हो गया, श्रीनगर हो गया, गांधीनगर हो गया, जयपुर हो गया, चेन्नई हो गया। यानी प्रत्येक राज्य की राजधानी या प्रत्येक राज्य की राजधानी जो होगी वो एक प्रकार का प्रशासनिक नगर होगा। ठीक है ना, क्योंकि उस राज्य के प्रशासन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो वहीं पे ही संपादित होंगे। उसके बाद बात करें औद्योगिक नगर, मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि, ये पूरे के पूरे जो है वो आपके औद्योगिक नगर है। परिवहन नगर, ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात के कार्यों में संलग्न होते हैं, जैसे कि कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियां जैसे धुलिया, मुगल सराय, इटारसी, इट्यानी इत्यादि हो सकते हैं। वाणिज्यिक नगर की बात करें तो व्यापार और वाणिज्यिक में विशिष्ट प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ उदाहरण इसमें हैं। खनन नगर की बात करें तो ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जैसे कि रानीगंज, हरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरिसन यानी छावनी नगर की बात करें तो इन नगरों का उदय गैरिसी नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये सारे के सारे। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर यानी वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सारे के सारे धार्मिक संस्कृति से रिलेटेड है। शैक्षणिक नगर की बात करें तो रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी और इलाहाबाद एक प्रकार के शैक्षणिक नगर है। ठीक है। पर्यटन नगर की बात करें तो नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उड्डयमंगलम, माउंट आबू और कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये धीरे धीरे बदलते रहते हैं कि भाई कहीं पे अगर खनिज मिल गया तो वो औद्योगिक नगर में चला जाएगा। इस तरीके से ये कुछ प्रमुख जो है वो आपके नगरों के प्रकार हो गए। आगे स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है और आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट संसाधनों को लागू करना, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं में कम जोखिम क्षेत्र के रूप में बनाया जा सके, साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम कर सके। तो ये इस पाठ से संबंधित पूरे के पूरे आपके नोट्स थे। अब अपन बात कर लेते हैं एमसीक्यू प्रश्नों की। ठीक है, तो इसके लिए वो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ओके, चलो सबसे पहला प्रश्न देखो, आवाज वगैरह क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न अभी जो अपन ने ये पाठ पढ़ा ना, इसी पाठ में से ही प्रश्न है। जल के अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? देखो
जल के अभाव वाले क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है। ये नहीं बस्तियां ये सारी की सारी बिखरी हुई होगी, ठीक है। और अगर यहाँ ऑप्शन में आता है अर्धगुस्सित तो भी सही होगा, क्योंकि अपन ने अर्धगुस्सित के अंदर देखा था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? प्राचीन राजधानी नगर की बात करें तो पटना आपका एक प्रकार का प्राचीन राजधानी नगर है। किस पर्वत पर ऊंची चोटी पर्यटक अवस्थित है? कि नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है ना। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर चंडीगढ़ है, क्योंकि चंडीगढ़ आपको पता है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब प्लस हरियाणा की राजधानी है, तो कैसा नगर हो जाएगा? प्रशासनिक नगर हो जाएगा, प्रशासनिक नगर, ठीक है, प्रशासनिक नगर। और उसके बाद में बात करें तो ये एक प्रकार का संघ शासित प्रदेश भी है, एक संघ शासित प्रदेश भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नदी तट पर अवस्थित नहीं है उसकी बात करें तो देखो अपना भोपाल नहीं है। देखो पटना की बात करें तो पटना कौन सी नदी के किनारे है? तो गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है, ठीक है। आगरा की बात करें तो आगरा यमुना के नदी के किनारे, ठीक है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता आपको पता ही है हुगली नदी के किनारे, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इस तरीके से ये यहाँ इनकी स्थिति है, लेकिन भोपाल जो है किसी नदी के किनारे। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद की बात करें तो हरियाणा का एक शहर है, ठीक है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कौन सा शहर जो है वो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो कोयम्बटूर कहलाता है। और कोयम्बटूर का आपको पता होगा दक्षिणी भारत का, यानी दक्षिणी तमिलनाडु दक्षिण में स्थित है, तो इसको दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। और थोड़े इसमें और एक्स्ट्रा देखें तो भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, 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 ठीक है। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर के रूप में प्रसिद्ध है? भाई सांस्कृतिक के रूप में बात करें तो जेरूसलम, ठीक है। ये इजराइल की राजधानी है, इजराइल, ठीक है, इजराइल की राजधानी। और यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहूदी, यहूदी प्लस ईसाई प्लस इस्लाम, तीनों की पवित्र नगरी, तीनों की पवित्र नगरी है, ठीक है ना। ये जेरूसलम या यरूशलेम जो यहाँ पे यहूदी ईसाई और इस्लाम ये जो तीनों हैं इनकी पवित्र नगरी मानी जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तरी पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य के अंदर स्थित है? देखो त्रिपुरा। ये जो निम्न में से दिया हुआ है ना, अगर आप इनमें मैप की स्थिति देखोगे तो मैप में आपको पता चल जाएगा कि दक्षिण में कौन सा स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा त्रिपुरा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मिकिर पहाड़ी स्थित है, ये जो मिकिर पहाड़ी है, ये मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना मेघालय के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट पर अवस्थित है? कौन सा शहर, कौन निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर स्थित है? अच्छा सागर तट की बात करें तो मुंबई है, क्योंकि मुंबई जो है वो एक बंदरगाह के रूप में नजदीक तट पर स्थित है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? पिछहत्तर प्रतिशत से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न हो। देखो प्राथमिक खंड में अगर संलग्न होगी तो वो कैसा हो जाएगा आपको पता है दोस्तों? वो हो जाएगा आपके ग्रामीण से रिलेटेड। लेकिन आपको यहाँ पूछ जा रहा है किसके बारे में? नगर के बारे में, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो विशेषताएं हैं वो नगर से संबंधित है। आगे, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो उत्तर पूर्वी के वन और पहाड़ी, जो उत्तरी पूर्वी जो वन है उस वन और पहाड़ियों के अंदर इस तरीके की बस्तियों का उल्लेख नहीं किया जा सकता।
निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार सही क्रमबंधित है? तो वृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संहत। 500 से कम जनसंख्या के आकार गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बी। माउंट आबू निम्नलिखित में से कैसा नगर है? तो ध्यान रखना, ये एक प्रकार का पर्यटन नगर है। सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बस्ती। दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को कौन सी बस्ती कहा जाता है? तो पूर्वा, यानी जो ढाणी जो होती है ना, ढाणी, तो इसी में आता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं, देखो, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं जुड़वा। क्यों जुड़वा कहते हैं? क्योंकि हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है, इसे मोतियों का शहर भी कहते हैं। पिलानी नगर का संबंध है, देखो पिलानी आपको मैं बताऊं तो इसमें शैक्षणिक नगर भी है और प्रौद्योगिकी नगर है। इंपॉर्टेंट किसको देंगे? क्योंकि अपने एनसीईआरटी की किताब के अंदर देखेंगे तो ये शैक्षणिक नगर है, और अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो इसका आंसर जो है आपको प्रौद्योगिकी नगर मिलेगा। तो देखो, अगर शैक्षणिक नगर नहीं पूछा जाता है तो प्रौद्योगिकी नगर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर राइट होगा। और अगर प्रौद्योगिकी नगर नहीं पूछा जाता है तो शैक्षणिक नगर पूछा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर दोनों में से आएगा तो शैक्षणिक नगर को अपन कम मान्यता देंगे और प्रौद्योगिकी नगर को मान्यता ज़्यादा देंगे, क्योंकि वर्तमान समय में इसके अंदर बात करें तो ये एक प्रकार का प्रौद्योगिकी नगर के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है। कि अपन ने नोट्स के अंदर देखा था कि भाई ये शहर जो है कोई धार्मिक, ये खनन या शैक्षणिक नगर, ये कोई फिक्स नहीं है, ये समय समय के साथ में बदलते रहते हैं। अगर वहाँ शैक्षणिक गतिविधियाँ कम होकर के औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ गई तो वो औद्योगिक नगर में चला जाएगा। तो आप इसमें आप अपने अपने देख लेना इसमें। उसके बाद में करो, वे स्थान जहाँ नगर पालिका या नगर निगम या कैंटोनेट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है तो वो क्या कहलाते हैं? तो वे संवैधानिक नगर से संबंधित हो जाएंगे। नदियों के डेल्टाओं के सारे अधिवास किस प्रतिरूप में होते हैं? तो वृक्षाकार प्रतिरूप में होते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं? तो लगभग 6,38,365 के आसपास लगभग है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो मेसोपोटामिया। भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो भिलाई एक प्रकार के औद्योगिक नगर है भाई। भिलाई की बात करें तो ये अपने छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उदयपुर नगर किस राज्य में संबंधित है? राज्य राजस्थान। उदयपुर फेवरेट नगरी भाई साहब अपनी, तो ये अपने राजस्थान में स्थित है। ग्रामीण बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे अपने जीवन यापन का बुनियादी आर्थिक जरूरतों को भूमि आधारित प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त करते हैं। यस, ग्रामीण लोग अधिक गतिशील होते नहीं, ये इसमें आपका केवल और केवल एक राइट होगा। ठीक है, अधिक गतिशील नहीं होते, कम गतिशील होते हैं। संकुल बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये घरों का एक संयंत्र तथा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। सामान्य रहन सहन का क्षेत्र आसपास के खेत खलियानों चारागाहों से अलग होता है। इसमें बात करें तो ये सी से संबंधित है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर राइट है। अर्धघोषित बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम समाज का एक अधिक वर्ग मुख्य केंद्रीय भाग या गांव से थोड़ी दूर रहने के लिए चुनते हैं या रहने के लिए मजबूर होते हैं। इस तरह की बस्तियां बिहार के मैदान और झारखंड के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। तो इसकी बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल आपका ए ऑप्शन राइट होगा। पल्ली बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बस्तियां एक सामान्य नाम के दूसरे से भौतिक रूप में अलग इकाइयों के रूप में विखंडित हो जाती है। सही, एक बड़े गांव का समूह विभाजन होकर अक्सर सामाजिक और जातीय कारकों से प्रेरित होता है। तो ये दोनों बातें इसके संदर्भ में संबंधित सही है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। प्रक्षिप्त बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एकांकी झोंपड़ियों के रूप में प्रकट है। यस, मेघालय, उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश और ये इन क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं। तो यस, ये इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। प्राचीन नगरों के बारे में बात करें तो इनमें से सभी एक आर्थिक केंद्र के रूप में नहीं। वाराणसी महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, बिल्कुल। वाराणसी जो है वो आपका एक प्रकार का प्राचीन नगर है। ठीक है, मध्यकालीन शहरों के बारे में बात करें तो वे रियासतों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में विकसित हुए। हाँ, ये किले, नगर और जो प्राचीन खंडर है उनके भी अवशेष हैं। तो यस, बिल्कुल इसमें सी ऑप्शन राइट है। आधुनिक शहरों के बारे में बात करें तो देखो, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय भारतीयों ने कई शहरों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, उन्होंने पहली बार भारत में व्यापारिक बंदरगाह विकसित किया। तो ये बात तो सत्य है, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय भारत के कई शहरों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। नहीं, उन्होंने, ब्रिटिश वालों ने नहीं किए थे, तो मुगल लोग आए थे, उन मुगलों ने नष्ट किए थे। शहरी
बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शहरी बस्तियां आमतौर पर सेहत और आकार में बड़ी होती है। वे बस विभिन्न प्रकार की कृषि और आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती है। देखो, शहरी बस्तियां आमतौर पर सेहत और आकार में बड़ी होती है। यस, वे विभिन्न प्रकार के कृषि और आर्थिक नहीं। निम्नलिखित कथनों में से नगरीय संकुल के बारे में देखना है। तो एक नगर और उसके सटे शहरी बहिबंद, दो या अधिक सन्निहित शहर अपने बहिर्बंद के साथ या उनके बिना, एक शहर और एक से अधिक समवर्ती कस्बों में एक साथ का फैलाव के रूप में है। तो देखो, इसमें ये सारे के सारे जो है वो नगरीय संकुल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से सही कौन मेल खाता है? तो देखो, प्रशासनिक शहर की बात करें तो इम्फाल बिल्कुल सही है, और वाणिज्यिक शहर की बात करें तो सहारनपुर। ठीक है, तो ये परिवहन से, सॉरी हाँ, ये दोनों तो वाणिज्यिक शहर से संबंधित हो गए। परिवहन रानीगंज जरिया, ये तो खदान है, ये एक प्रकार का औद्योगिक शहर है, तो ये औद्योगिक शहर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये उससे संबंधित हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा तो ये आपका केवल और केवल एक और ये दोनों सही है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना, और फोकस जो है स्थायी और समावेशी विकास पर। तो ये दोनों की दोनों बातें सत्य है। तो इसमें जो आपका है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन 5वें पार्ट की बातचीत करेंगे। ठीक है, उसमें आपके एमसीक्यू और नोट्स की बातचीत करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक, जिन साथियों ने और जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिए हुए, उनमें जाकर के आप आराम से देखिए और जानकारी लीजिए। ठीक है, और वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ दी हुई है, तो आप नीचे वेबसाइट का लिंक है उसको देख लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको एनसीईआरटी की पूरी वीडियोज़ मिल सके, वो भी क्रमानुसार।